हमारा टॉपिक है त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। मतलब जो त्वरण होता है वो वास्तव में वेग में परिवर्तन से संबंधित राशि है। तो जब वेग में परिवर्तन होगा और उसमें अगर हम समय का भाग दें तो हम इसे त्वरण कहते हैं। इसलिए एक परिभाषा है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। दर का मतलब है समय का। अब त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग भी एक सदिश राशि है, तो वेग में परिवर्तन भी सदिश राशि होगा। इसी कारण से त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। अब त्वरण भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है औसत त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण है वेग में परिवर्तन बटे लगा कुल समय। ये जो कुल समय है ये वेग परिवर्तन के दौरान लगा समय है, पूरी यात्रा का समय नहीं होता है। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो उतने समय का हमें भाग देना पड़ता है। तो वेग में परिवर्तन और कुल समय का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। ओके, और औसत त्वरण को हम चाहे तो डेल्टा वी को v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 से भी लिख सकते हैं। क्योंकि वेग में परिवर्तन सदिश राशि है, इसीलिए औसत त्वरण भी एक सदिश राशि होगा। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की जो दिशा होती है, त्वरण की दिशा अगर आपको बताना है तो आपको वेग में परिवर्तन की दिशा बताना है। वेग में परिवर्तन की दिशा ही त्वरण की दिशा होती है। एक्सेलरेशन उसी दिशा में माना जाता है जहां वेग में परिवर्तन होता है। ओके, इसका मतलब है त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको वेग में परिवर्तन निकालना आना चाहिए, जो कि सदिश राशि है। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग टिप्स, इसमें आप वेग में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं। तो डेल्टा वी का मतलब होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, उसका मॉड परिमाण निकाल रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं दो सदिश का अंतर जो है, सदिश अंतर, सदिशों का अंतर का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, जहां थीटा जो है v1 और v2 के मध्य का कोण है। v1 और v2 जो वेग की दिशाएं हैं उनके बीच का जो कोण है, आपको कोई इनिशियल वेक्टर बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई इनिशियल वेक्टर बनाओगे तो इसके बीच थीटा नाप सकते हो। तो ये दो सदिश है v1 v2, उनके बीच का कोण बनाना, एक साथ जोड़ो उनको तब जाके थीटा मिलेगा, और आप इस फॉर्मूले से डेल्टा v निकाल सकते हैं। ओके, यदि वेग समान हो, वेग अगर समान हो तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा, या 2b स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को आप हटा के लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 बाहर आ गया, v बाहर आएगा रूट से, और साइन थीटा बाई 2 भी बाहर आएगा। इसलिए हम इसको फॉर्मूले को अब डायरेक्ट लिखेंगे 2v sin थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमें वेग में परिवर्तन तब निकालना है जब वस्तु का वेग बदलता नहीं है, केवल उसकी दिशा बदलती है। और वो डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा कोण काम आता है। जब दिशा बदलेगी तो थीटा जरूर मिलेगा, और इससे आप डेल्टा भी निकाले और फिर आप त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर होगा 2v sin थीटा बाई 2 बाई t। ये सब आपके पास होंगे तो आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। आप क्वेश्चंस करने को तरीका आपको पता होगा तो जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व। अब एक और तरीका बताएं कि वेग का आप सदिश बना लें, जैसे v1 और v2 वेक्टर बना लिया। बहुत आसान है v1 v2 वेक्टर। v1 बराबर, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं v1 बराबर ai एंड v2 बराबर लिख दिया हमने vj। इस टाइप से वेक्टर बना ijk के फॉर्म। और फिर आप उनको क्या करते हैं, घटा। और जब आप उनको घटाओगे तो डेल्टा भी इसके अनुसार, अगर v2 लिखोगे तो v2 है bj माइनस a, bj माइनस ए। फिर इसका परिमाण निकालना आपको आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें सी तो है नहीं, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और त्वरण आप निकाल सकते हैं समय का भाग। वेग में परिवर्तन में जो समय लगता है उसका डिवाइड करके आप त्वरण निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप त्वरण संबंधी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। औसत त्वरण निकालने का ये तरीका है। ओके, क्लियर हो गया सभी को? प्लीज बोलो।
न्यूमेरिकल करेंगे तो इससे इसका उपयोग और अच्छा आपको क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल ये है, एक व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में दौड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में दौड़ता है। यह 2 सेकंड में उसी वेग से उत्तर दिशा में दौड़ता है। मतलब 2 सेकंड में यह उसी वेग से उत्तर दिशा में दौड़ जाता है, मतलब उत्तर दिशा में मुड़ जाता है। व्यक्ति का औसत त्वरण का मान व दिशा ज्ञात है। ओके, ये है क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए थोड़ा सा हमें डायग्राम बनाना चाहिए। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, सदिश राशि है। सदिश राशि को सदिश विधि से ही सॉल्व करेंगे। तरीका यही है, सिस्टम यही है। ये है मूल बिंदु, हम अच्छे से जानते हैं। ये है ईस्ट जो है आई, ये है वेस्ट जो है माइनस आई, नॉर्थ जे और साउथ माइनस जे। अभी हमें ऊपर नीचे की कोई जरूरत नहीं। तो पहले तो व्यक्ति गया, तो पहले v1 वेक्टर लिख लो आप। v1 सदिश होगा कितना, 20i। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में दौड़ा है और पूर्व का सदिश होता है i, तो परिमाण इंटू दिशा 20i, ये v1 वेक्टर हो गया। अब इसके बाद ये मुड़ता है उत्तर दिशा में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, और ये उत्तर दिशा में ऐसे जाएगा। लेकिन हमें चूंकि कोण नापना है, तो उत्तर दिशा में भले ये ऐसे जाए, लेकिन इसको प्रदर्शित मूल बिंदु पर ही कर, कहीं भी मुड़े उसको मूल बिंदु पर ही सदिश लाना है। ओके, तो उत्तर दिशा का मूल बिंदु का सदिश यहाँ शिफ्ट करेंगे तो v2 वेक्टर यहाँ मिलेगा। ये v2 वेक्टर है, v2 वेक्टर कितना है, 20j। क्यों है 20j, क्योंकि वेग तो वही है और दिशा है उत्तर, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इनके बीच का कोण थीटा क्लियर है, वो 90। हमें निकालना है वेग में परिवर्तन। अब मैंने आपको वेक्टर में को माइनस करने का तरीका बताया था, और देखिए उस माइनस करने के तरीके से कैसे मैं इसी में डायरेक्शन बताऊंगा। आप में से कई स्टूडेंट के मन में दिशा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ आ रही होगी कि त्वरण की दिशा या वेग परिवर्तन की दिशा ईस्ट नॉर्थ होगी, जो कि नहीं होगी। ठीक है ना, ईस्ट नॉर्थ तो परिणामी वेग की दिशा होगी। वेग में अंतर निकालने जा रहे हो, तो वेग में अंतर की दिशा आप ध्यान से देखें तो v2 माइनस v1 करना है, तो ये वाला जो आप ये जो सदिश है, ये डेल्टा v बना, दिख रहा है आपको, ये a और ये b। तो a b सदिश जो है ये वास्तव में वेग में परिवर्तन को बताएगा। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे। देखो ध्यान से, अगर हम v1 प्लस डेल्टा v करें, v1 प्लस डेल्टा v, तो ये योग का त्रिभुज नियम है। लगाते हैं, वेक्टर लगा रहे हैं, v1 प्लस डेल्टा v। अगर मैं माना कि ये डेल्टा v है, तो v1 प्लस डेल्टा v बराबर क्या होगा, v2। तो डेल्टा v बराबर क्या होगा, v2 माइनस, ये सदिश होगा। तो प्रूफ हो गया ये कि ये डेल्टा v ही है, और डेल्टा v क्या है, v2 माइनस v1, जो कि हमको निकालना है। तो ये वाला वेक्टर इसका अंतर बता रहा है। अब इसका लंबाई और दिशा निकालना है, तो दिशा निकालने के लिए आपको पहले से मूल बिंदु पर शिफ्ट करना है। इसके मूल बिंदु पर आपने ये शिफ्ट किया, ये है डेल्टा v, ये आपने शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट। ठीक है ना, अब आपने डेल्टा v को मूल बिंदु पर शिफ्ट किया, तो आप देखेंगे किस दिशा में गया, ये गया है नॉर्थ वेस्ट। यही कारण है कि डेल्टा v की दिशा, डेल्टा v वेक्टर की दिशा, जल्दी से बताएं कहां दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट होगी। एक सेकंड, डेल्टा v की दिशा नॉर्थ वेस्ट होगी, नॉर्थ वेस्ट में डेल्टा v जाएगा।
अतः त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण ए बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी अपॉन टी, तो इसकी त्वरण की दिशा भी नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो इससे आपने डायरेक्शन निकाल ली। सबसे पहले आपने त्वरण की डायरेक्शन निकाली, अब इसका परिमाण निकालते हैं, परिमाण मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, कई तरीके हैं। क्यों ना डेल्टा वी को लिख ले हम v2 माइनस v1, और v2 हमारे पास है 20j माइनस 20i, बन गया सदिश, ये सदिश है। तो मॉड डेल्टा वी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होना है, ठीक है। सो 20j माइनस 20i, तो दोनों का वर्ग कर दिया, तो ये हो गया अंडर रूट 800 मीटर पर सेकंड। ये वेग में परिवर्तन का परिमाण है। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा a बराबर डेल्टा v अपॉन t, त्वरण का परिमाण होगा, डेल्टा v कितना है रूट 800, और ये सब जो घटना हुई है ये कितने समय में हुई है, 2 से, इसलिए a बराबर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम 400 into 2 मतलब 20 रूट, लिख सकते हैं कि नहीं, 20 को अंदर ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा, तो 20 रूट 2 बाई 2, और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 बाई रूट 2, रूट 2 गया नीचे, रूट 2 बचेगा, और सॉल्व करें तो ये लिखेंगे हम 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ये त्वरण का परिमाण होगा, और फिर से लिख देता हूं, इसकी जो दिशा होगी वो दिशा वास्तव में नॉर्थ वेस्ट होगी। अच्छा, आपको अगर कोण बार नापना है कि भाई कितने कोण पर है, देखिए आपको ये कोण नापना है, इसका कोण, तो इसको कोण निकालने के लिए हमने एंगल किससे नापे हम, V2 से। अगर V2 नॉर्थ से आप एंगल बताना चाहते हैं, तो नॉर्थ से एंगल बताना चाहते हैं तो आप माना कि डेल्टा V नॉर्थ डायरेक्शन से अल्फा कोण बनाते, थोड़ा सा वेक्टर याद आ रहा होगा, तो हम लिखेंगे 10 अल्फा बराबर, क्या लिखेंगे, ये अल्फा कोण है, ये अल्फा कोण। तो ये जो अल्फा कोण है, इसको लिखने का भी डायरेक्ट तरीका आपको बताया होगा, जिससे आप जिस सदिश से आप दिशा बता रहे हो उसको छोड़ दो, तो दूसरे वाले के दो कंपोनेंट लिखना है। आपको क्या लिखना है, v1 sin थीटा अपॉन v2 माइनस v1 cos थीटा, ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। मैंने बताया था अगर आपको बी से दिशा बताना है, बी से सदिश बी से दिशा बताना है, तो आप लिखेंगे 10 अल्फा बराबर a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा। वही हमने किया, कहां से दिशा बता रहे हैं, माना कि डेल्टा v नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ मतलब क्या है, नॉर्थ कौन सा, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब v2 सदिश अल्फा कोण बनाता है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। तो 10 अल्फा बराबर v1 कितना है, v1 है 20, sin थीटा कितना है 90, v2 कितना है 20, और फिर 20 cos 90, cos 90 की वैल्यू हो गई है 0। ओके, तो ये sin 91, तो ये हो गया 1। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो कि जो अल्फा है वो अल्फा 45 डिग्री, क्योंकि 10 अल्फा 1 है, तो 1 किसके लिए होता है, 45 डिग्री। ओके, तो आप दिशा भी बता सकते हो, डायरेक्शन भी बता सकते हो कि ये 45 अंश के कोण पर, नॉर्थ डायरेक्शन से 45 अंश के कोण पर जाए। ओके, मेरे ख्याल से आपको डिटेलिंग पूरी क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम न्यूमेरिकल में त्वरण का मान और उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएं। क्लियर, अगर आपको क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, आप इसको रिवाइज कर लेना, और अभी फिलहाल आप नोट कर लें। चलिए, है ना, ये पहले हम वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स यूज करें, वेक्टर के रिजल्ट्स यूज करें, तो हम इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 में सबसे पहले आपको वो तो बनाना ही चाहिए, क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर से मैं एक बार और बना देता हूं, शुरुआत यहीं से होती है। ये है ईस्ट आई, ये है वेस्ट माइनस आई, नॉर्थ जे,
और साउथ माइनस जी, मूल बिंदु O। पहला वेक्टर बनेगा V1 बराबर बनेगा 20i, और ये दूसरा वेक्टर बनेगा V2 बराबर 20j, और ये वाला होगा हिस्सा डेल्टा V का, और इसको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा डेल्टा V को। तो आप देख रहे हो कि नॉर्थ वेस्ट एंगल है और ये अल्फा है, और यहाँ जो इन दोनों सदिश के बीच का जो थीटा है वो थीटा जो है वो 90 डिग्री। ओके, तो ये डायग्राम बन गया, आपने फटाफट दिशा निकाल ली है ना वेक्टर के। ये तो आपको पहला स्टेप करना है। अब आप इस त्वरण निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें 2v sin θ/2 अपॉन t। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि v1 बराबर v2 बराबर 20 मीटर पर सेकंड दिया है कि नहीं? जब वेग समान है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ओके, सो 2 × 20 sin थीटा मतलब है इस केस में 90/2, और समय है 2 से 2 चला गया। sin 90/2 होता है 45, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 मतलब 20/√2, तो आप इसको लिख सकते हैं 10√2 मीटर पर सेकंड। आ गया त्वरण। अब आपको दिशा बताना है, तो इसकी दिशा आप देख रहे हो डायग्राम से कि दिशा होगी, त्वरण की जो दिशा होगी, ए की जो दिशा होगी, ए की दिशा होगी नॉर्थ वेस्ट, तथा यह नॉर्थ से अल्फा कोण पर है, तथा यह नॉर्थ से अल्फा कोण पर। फिर आपको क्या करना चाहिए? tan अल्फा बराबर v sin थीटा अपॉन v माइनस v cos थीटा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि वेग समान है इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 20 sin 90 अपॉन 20 माइनस 20 cos 90, और ये 20/20 हो जाएगा, मतलब 1। अब tan अल्फा बराबर आ गया है 1, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू होती है 45। तो फाइनल आंसर है, क्या है आंसर? कि त्वरण का मान 10√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा यह नॉर्थ से साउथ की ओर, नहीं नॉर्थ से साउथ नहीं, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 45 डिग्री के कोण पर दिशा। ओके, ये फाइनल इसका आंसर। ओके, तो ये सेकंड मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट कर लिया। ये समझ में आया आप सभी को? त्वरण से रिलेटेड हमें और थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन का जो रेगुलेट करता है, वन डायमेंशनल मोशन को जो पूरा चैप्टर को चलाता है, वो त्वरण ही है। जैसे एक गाड़ी में एक ड्राइवर की जो अहमियत होती है, वैसे ही वन डायमेंशनल मोशन चैप्टर में त्वरण की इंपॉर्टेंस है। त्वरण वो ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है, और त्वरण वो ड्राइवर है जो वन डायमेंशनल मोशन को पूरा समझाता है, उसमें क्या करना है, क्या पूछा है, ये सब इसी से निकलता है। तो जनरली आपको क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सेलरेशन या त्वरण के बारे में सोचना चाहिए। त्वरण वहां आता है जब वेग में परिवर्तन होता है। थोड़े से और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। कि त्वरण का मतलब होता है, त्वरण या एक्सेलरेशन जो हम ए लिखते हैं, ये शब्द वास्तव में तब यूज करना चाहिए जब वेग में वृद्धि, अर्थात वेग जो है बढ़े। अगर वेग बढ़ता है तब हम उसे त्वरण बोलते हैं, त्वरित मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं? त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हो गया? त्वरण त्वरण बार बार बोलते हैं, तो त्वरण तभी हमारे दिमाग में आना चाहिए जब वेग आपको बढ़ता हुआ देखे। और इसका अपोजिट शब्द है मंदन, इंग्लिश में रिटार्डेशन। इसके बारे में आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए यदि वेग घट रहा है। जैसे कार में आपने ब्रेक लगाया, तो कार में जब आप ब्रेक लगाएंगे तो कार धीरे धीरे रुकने लगेगी, हाँ या नहीं? तो इस समय आपको त्वरण शब्द दिमाग में नहीं लाना, आपको सोचना है
कि ये तो मंदन का केस है, इसमें तो रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो मंदन या रिटार्डेशन जब वस्तु का वेग घटे, घटे मतलब वेलोसिटी क्या हो जाए, जब वस्तु का वेग घटे तब हम इसे प्रक्रिया को मंदन कहते हैं। अच्छा, त्वरण को ध्यान रखना, एक को पॉजिटिव साइन से लेते हैं और मंदन में एक को नेगेटिव साइन से लेते हैं। ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई, दोनों पॉइंट, कि त्वरण मतलब वेग बढ़े और एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखना है हर जगह, और जब वस्तु का वेग घटे तो एक्सेलरेशन को क्या रखना है, नेगेटिव। और यदि वस्तु नियत वेग से गति करती है, मतलब वस्तु का मोशन तो है लेकिन आप देख रहे हो कि वेग बदल ही नहीं रहा इसका, तो नियत वेग अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई जब वेग ही चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा भी जीरो होगा। अब जब डेल्टा भी जीरो होगा तो इस केस में त्वरण या मंदन जो भी होगा वो क्या होगा, शून्य। क्लियर बात। अब त्वरण शून्य लेना है ना, त्वरण शून्य हमको तब लेना है जब वस्तु नियत वेग से, इसको बोलते हैं एक समान मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। ठीक है ना, जब वस्तु का त्वरण शून्य है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक समान गति। अच्छा, इसमें त्वरण और मंदन भी दो टाइप के होते हैं। तो त्वरण का मान त्वरण दो तरीके का होता है, एक होता है असमान त्वरण और एक होता है एक समान त्वरण। त्वरण को अगर हम डिवाइड करें तो नंबर 1 है एक समान त्वरित गति। ये कैसे पता चले कि वस्तु एक समान त्वरित त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरित गति या एक समान गति से चल रही, तो इसका तरीका यह है कि या तो ए जीरो या ए नियत। जब वस्तु का त्वरण शून्य है या वस्तु त्वरण से चले तो, लेकिन नियत त्वरण से चले तब हमें बोलते हैं एक समान त्वरित गति, या एक समान त्वरित गति को ना बोल के हम एक समान गति है। एक समान गति तब बोलते हैं जब एक्सेलरेशन या तो जीरो हो या कांस्टेंट गति में, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। हम वन डायमेंशनल मोशन में जनरली एक समान गति को ही चाहते हैं। उदाहरण के लिए कार की गति, ट्रेन की गति, व्यक्ति की गति, बॉल की गति, ये सारी एक समान त्वरित गति कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ग्रेविटी गुरुत्व में गति करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब वस्तु गुरुत्व में गति करती है तो जब वो नीचे आती है, जब नीचे गति होगी तो इस समय आपको जो त्वरण लेना है ए बराबर हो आपका वेग बढ़ाएगा। नीचे की गति में जल्दी से बताए वेग क्या होता है, वेग बढ़ता है, भाई स्पीड बढ़ती जाएगी बॉल की, वेग बढ़ता जाएगा तो इस समय आपको जो त्वरण लेना है वो लेना है प्लस जी। जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो त्वरण है ये कांस्टेंट है, ये एक समान गति में कहलाएगी। गुरुत्व की गति होती है वो एक समान त्वरण में आती है ना, ए बराबर प्लस जी। अच्छा, अगर यही ऊपर जाए, इस बॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर गति करा, तो ऊपर की ओर जाने पर आप जानते हैं कि वेग में कमी आने वाली है, धीरे धीरे वेग कम होगा, तो इसमें ए जो है वो मंदन का केस होगा, और इसमें आपको माइनस जी मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड, और ये भी नियत रहते हैं। क्लियर हो गई बात को? तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं एक समान गति। जो प्रकृति में गतियां पाई जाती है वो एक समान गति, लेकिन असमान गति भी होती है। असमान त्वरण भी कह सकते हो या असमान गति भी कह सकते हो, जो भी कहना। ये तब होता है जब ए परिवर्ती हो, मतलब ए जो है, सिंपल से एक पॉइंट दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए टी का फलन हो। अगर वस्तु की गति के दौरान जो त्वरण है वो समय टी पर निर्भर करे
तो टी पर अगर निर्भर करे तो वो असमान गति या असमान त्वरित गति कहलाती है। तो यही सबसे मेन इसकी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिख दिया 2t-1। अब बताइए कौन सी गति कहलाएगी? अगर त्वरण t पर निर्भर करता है तो ये असमान त्वरण की बात कर रहा है, असमान त्वरण वाली बात है ना। और अगर मैंने लिख दिया a बराबर 2 तो ये बताएगा आपका एक समान, क्योंकि ये समय पर निर्भर नहीं, और जो समय पर निर्भर होता है वो असमान त्वरण कहलाता है। यही पहचान है कि असमान गति होगी कि एक समान गति होगी। ये त्वरण डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? त्वरण। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट या जीरो है तो एक समान गति कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन समय पर निर्भर है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, जैसे रॉकेट उड़ान में क्या होता है, शुरुआत में त्वरण क्या होता है, कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ऊपर जाता है, स्पीड बढ़ती जाती है, तो उसका त्वरण भी बदलता जाता है। तो रॉकेट की गति जो है वो इस केस में आएगी असमान त्वरण की गति। तो असमान त्वरण की गति की पहचान यही है कि गति अगर त्वरण जो है समय का फलन है तो वो असमान गति को प्रदर्शित करेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लें, बताएं। हमारा अगला टॉपिक है वस्तु का तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करना। ठीक है, तो वस्तु का तात्क्षणिक वेग तथा तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात। ठीक है, ये हमको सीखना है कि ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा? दिया है विस्थापन समीकरण। ठीक है, मैं उदाहरण से भी बताता जाऊंगा। कोई भी विस्थापन समीकरण दिया जाएगा, x बराबर सपोज दिया है AT³ प्लस BT स्क्वायर माइनस C, अब AT³ माइनस BT स्क्वायर प्लस C, ये विस्थापन समीकरण दिया है। ये x का मतलब x जो है ये मीटर में होगा, A B C नियतांक है और T समय, ये विस्थापन का समीकरण आपको दिया है। ठीक है ना। फिर कहे आपसे कि हमें पहला प्रश्न जो पूछने की संभावना होती है कि T समय में वस्तु का विस्थापन होगा, T समय में वस्तु का विस्थापन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? T बराबर 0 रखें, T बराबर 0 रखें, जिससे आपको x1 मिलता है। x1 मतलब प्रारंभिक स्थिति मिलेगी। ओके, मतलब x कोऑर्डिनेट पे चल रहा है तो शुरुआत कहां से, ये पता लगाने के लिए आपको समय को t बराबर 0 रखना है। तो आप देखेंगे t बराबर 0 रखेंगे तो ये c में, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हो सकता है वस्तु यहाँ कहीं हो। ये प्रारंभिक स्थिति है और ये c के बराबर, मूल बिंदु से सारी स्थितियां बताना, ये x माइनस x y माइनस। ओके, ये है इसकी प्रारंभिक स्थिति x1 c बराबर x। अब t बराबर t समय में हम t ले लेते हैं, t समय में, तो अब t रखें, तब x2 ज्ञात करें और विस्थापन जो होगा वो होगा x2 माइनस x। ठीक है ना, विस्थापन ज्ञात करना आ गया। एक विस्थापन समीकरण दिया है, लेकिन t समय में विस्थापन निकालने के लिए सबसे पहले आपको t बराबर 0 रखना चाहिए, जिससे आपको प्रारंभिक स्थिति मिल जाएगी। फिर t रखें तो x2 निकालें, और x2 क्या है, ये सपोज यहां आ गया, और x2 कहलाएगी अंतिम स्थिति। ठीक है ना, तो ये जो है ये विस्थापन हो सकता है वापस भी आ जाए, आगे बढ़ता जाए, कुछ भी हो। आप x2 निकालें और विस्थापन के लिए आप x2 माइनस x1 करें, इस प्रकार से आप विस्थापन निकाल सकते हैं। फिर हमें निकालना है t समय पर वस्तु का वेग, और इसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा ये अलग है, औसत वेग अलग था, औसत वेग पूरी यात्रा का एक एवरेज है, लेकिन तात्क्षणिक वेग का शब्द ही आप समझे, तात्क्षणिक मतलब उसी क्षण का वेग बताओ। वस्तु चल तो रही है लेकिन हमें 5वें सेकंड का वेग बताओ, तो 5वें सेकंड में जो वेग निकाल रहे हैं उसे तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। 5 सेकंडों में वेग जो आया है, 5 सेकंड में एवरेज जो वेग वो औसत वेग, दोनों में अंतर बहुत क्लियर होना चाहिए। तो t समय पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और आप इसको v से लिखते हैं, और v निकालने के लिए आपको dx by dt क्या करना है, आपको dx by dt, मतलब ये आप कर रहे हैं x का अवकलन t के सापेक्ष। क्लियर? अगर आप विस्थापन समीकरण का अवकलन कर देंगे तो ये वेग समीकरण बन जाएगा, इसे हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। तो क्या होगा भाई, इसमें v बराबर d by dt करेंगे आप at क्यूब माइनस bt स्क्वायर प्लस c का, तो v बराबर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करना है तो मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा, अगर नहीं भी आता है तो मैं बता देता हूं कि d by dx d by dt t की पावर n का डिफरेंशिएशन n t की पावर n माइनस 1 होता है। d by dt अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। बस ये बेसिक फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन करना है। चलिए कर देते हैं हम। ए टी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अब टी का क्यूब का लिखोगे आप 3t स्क्वायर, फिर माइनस बी बाहर आएगा और टी स्क्वायर को लिखोगे 2t, और ये केवल कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो v बराबर मिला 3at स्क्वायर माइनस 2bt, ये कहलाएगा वेग समीकरण। आप इसमें t की वैल्यू रखे आप वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। t का मान रखकर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करें। ठीक है, बस आपका वेग समीकरण बन गया, इसमें आप t को वैल्यू को रखें, आपको तात्क्षणिक वेग मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो विस्थापन से वेग कैसे निकालते हैं, आपको x का क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। अब हम निकालना चाहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक मतलब उस समय त्वरण क्या हो सकता है, तो उस समय त्वरण के लिए परिभाषा है a बराबर आपको करना है dv बाय dt। इसका मतलब है आप क्या करने जा रहे हो, आप वेग समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन किया। अगर आप वेग को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपका त्वरण समीकरण मिल जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, d बाई dt, और v को लिखो आप dx बाई dt, लिख सकते हैं ना। तो त्वरण को अगला है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये भी त्वरण ही है। इसका मतलब है x का 2 बार t के सापेक्ष अवकलन किया, मतलब विस्थापन का अगर 2 बार आप अवकलन करोगे तो त्वरण तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये त्वरण हो गया। अब हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करें, अगर न्यूमेरिकल देखें तो a बराबर होगा d बाई dt, वेग का समीकरण आया है 3at स्क्वायर माइनस 2bt, यही था वेग समीकरण। एक बार अगर आपने अवकलन किया तो वेग बना, दूसरी बार आप अवकलन करके त्वरण निकालने जा रहे हो। ओके, तो a बराबर आएगा, करें जरा इसका अवकलन, 3a बाहर, t स्क्वायर का अवकलन होगा 2t, 2b बाहर, और t का अवकलन हो जाएगा 1, केवल t का अवकलन होगा इस फॉर्मूले से 1। तो a बराबर आएगा 6at माइनस 2b। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये नियत वेग वाली एक समान गति है या असमान गति है। तो आप देख रहे हैं कि जो त्वरण है वो समय पर निर्भर कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये असमान त्वरित गति कहलाएगी। कौन सी गति में कहलाएगी, तो इस समीकरण के अनुसार ये वस्तु जो है असमान त्वरित गति कर रही है, इसका मतलब है कि इसका त्वरण भी समय के साथ लगातार बदल रहा है। ओके, तो ये तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण और विस्थापन आपने ज्ञात करना सीख लिया, हाँ या नहीं, सीख लिया ना अच्छे से? अरे बोलो ना, कुछ सो जाते हो क्या?
अच्छा, तात्क्षणिक वेग और त्वरण में एक स्पेशल तरीका होता है तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करने का, वो देख लें। स्पेशल फॉर्मूला तात्क्षणिक त्वरण का मान ज्ञात करना जब वेग समीकरण विस्थापन x का फलन, मतलब वेग जो है वो समय का फलन नहीं है, बल्कि वेग जो है वो fx का मतलब विस्थापन का समीकरण है। समय का होता तो a बराबर dv बाई dt कर देते, लेकिन यहाँ वेग जो है fx है, विस्थापन का समीकरण है। तब आप तुरंत निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर हम जानते हैं dv बाई dt होता है। ये बेसिक डेफिनेशन है, a इक्वल्स टू dv बाई dt। अब हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे dx का मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ dx का मल्टीप्लाई। अगर ध्यान से देखें तो dx बाई dt, जो dx बाई dt है उसको हम लिख सकते हैं v। तो dx बाई dt को अगर हम वेग लिख दें तो a बराबर लिख सकते हो आप v, dx बाई dt को v इंटू dv बाई मीटर पर। मतलब अगर वेग समीकरण दिया हो fx, तो आपको इसको वेग को x के सापेक्ष अवकलन करना है, dv बाई dx निकालना है, और फिर उसमें वेग का गुणा भी करना। इस तरीके से आप त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला है तात्क्षणिक त्वरण निकालने का, जो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने में चेन रूल लगता है। चेन रूल डिफरेंशिएशन में आता है। डिफरेंशिएशन का चेन रूल वो क्या होता है ये मैं बताता हूं। चेन रूल क्या होता है, जब एक फलन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष ज्ञात करना हो, तब चेन रूल का उपयोग करते हैं। यह है चेन रूल। जब हमें एक फलन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो चेन रूल का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये लिखा है dxn अपॉन dx, ठीक है, या dxn अपॉन dx, ये आपने सॉल्व किया, या इसको t की पावर n और इसको dt कर दें। अब ज्यादा अच्छा, d बाई dt t की पावर। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे n t की पावर n माइनस 1, जो कि बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं लिख दूं d बाई dt x की पावर n, d बाई dt x की पावर n, और फिर आप करोगे n x की पावर n माइनस 1, और ये गलत है। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ t का फलन है और t के सापेक्ष अवकलन है, लेकिन यहाँ x का फलन है और t के सापेक्ष अवकलन है। यही तो लिखा मैंने, जब एक फलन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष किया, तो एक फलन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे के सापेक्ष किया जाए तब चेन रूल काम आता है। तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन कर, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो चेन रूल क्या कहता है, तो चेन रूल कहता है कि ऐसे करो कि d बाई dt, अगर x की पावर n लिखना है तो पहले इसको n x की पावर n माइनस 1 कर दो, मतलब x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। फिर इसमें जो x है ना, इसके अवकल गुणांक का गुणा करना, ये है चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं लिखना हो v की पावर माइनस 1 अपॉन dt, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वेग का अवकलन समय के सापेक्ष किया जाए, तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहेगा, चेन रूल कहेगा माइनस 1 v की पावर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये तो लगा दिया आपने, इनटू आपको dv बाई dt करना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर होगा माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर, माइनस 2 नीचे लाए,
इंटू डीवी बाई डी, इसका गुणा करना ही पड़ेगा। ये डीवी बाई डी ये वेग का अवकलन है समय के साथ। अब ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ और ये सही। इसी को चेन रूल कहते हैं। चेन रूल कहता है कि आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके जो फलन है ना उसके अवकल गुणांक का गुणा कर दो, तब जाके वो डिफरेंशिएशन माना जाता है। जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन कहते हैं समय के सापेक्ष अवकलन v का करना है, ठीक है ना। तो इसको पहले नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दिया, फिर v के अवकल गुणांक का गुणा करना है, तब जाके ये। एक और मैं बता देता हूं, जैसे कि कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर में, ये गोले का क्षेत्रफल है, इसका मैं परिवर्तन की दर तो 4 पाई बाहर आ जाएगा। अब डी बाई डी टी आर स्क्वायर करेंगे, तो ये आपको करते समय चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे टी है ऊपर आर है, तो आर को लिखोगे आप 2r और फिर डी आर बाई डी टी का गुणा। ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर है, तो इस प्रकार से 8 पाई आर डी आर बाई डी टी, ये सही है। क्लियर? तो चेन रूल आपको समझ में आ गया। ये चेन रूल का प्रयोग कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन करने में हमें करना पड़ता है। ओके, आप इसको भी नोट कर लें, इस पॉइंट को अच्छे से। क्लियर हुआ? थोड़ा सा बताएं। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि त्वरण समीकरण दिया तब तात्क्षणिक वेग तथा विस्थापन का मान ज्ञात। ओके, ये टॉपिक समझ लें। अब आपको उल्टी गाड़ी चलाना है। अभी विस्थापन से त्वरण में गए थे और अब आपको उल्टा चलना है, त्वरण से विस्थापन पर जाना है। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस होता है कि इसमें हमको समाकलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का यूज करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? आपको दिया है ए दिया है एफ टी, ये दिया है, मतलब टी का फलन है कौन? त्वरण। आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, फलन है एफ टी का मतलब है टी का फलन है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी, जानते हैं। इसको आपको लिखना चाहिए डीवी बराबर ए डी टी, दोनों तरफ समाकलन का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा डीवी, है ना, ये हो जाएगा v1 और ऊपर v2, और यहाँ 0 से t के बीच ले लें तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर a बाहर, सॉरी इंटीग्रेशन a dt 0 से t। या हम इसको वेग में परिवर्तन कह सकते हैं, डेल्टा v, वेग में परिवर्तन मिल जाएगा आपको a dt 0 से t। ये इसको हम भविष्य में डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे? अगर त्वरण समीकरण दिया है तो त्वरण समीकरण दिया है तो आप उसका समाकलन करते हैं 0 और t के बीच, a dt करके समाकलन करें तो आपको वेग में परिवर्तन मिल जाएगा। अगर प्रारंभिक वेग 0 होगा तो अंतिम वेग मिल जाएगा आपको, है ना। इस प्रकार से त्वरण से क्या निकाल लिया आपने? वेग निकाल लिया। क्या निकाला आपने? ये वेग, तात्क्षणिक वेग। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आपको वेग समीकरण दिया है, तब विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है। अब वेग समीकरण दिया तो v बराबर होता है dx बाई dt, इसको आप देखो dx बराबर v dt, दोनों तरफ समाकलन करो, लिमिट लगाओ x1 से x2 और 0 से t, तो ये आप लिखोगे x2 माइनस x1 बराबर इंटीग्रेशन v dt 0 से t, और ये क्या है? विस्थापन ही है। क्लियर? ये आप डायरेक्ट यूज करोगे इन फ्यूचर। मतलब अगर आपने वेग समीकरण का इंटीग्रेशन कर दिया तो आप विस्थापन निकाल सकते। तो इंटीग्रेशन के द्वारा आप उल्टा गाड़ी चला सकते हो। यहां आपने देखा कि a बराबर एफ टी, टी का फलन है, तब वेग ज्ञात करना है, और जब वेग का समीकरण दिया हो तो विस्थापन ज्ञात करना है। ओके, एक और तरीका, स्पेशल पॉइंट। अभी हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है
ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स होता है कि नहीं? होता है। इससे कैसे हम गाड़ी उल्टी चलाते हैं? अब आपको क्या करना चाहिए, ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स को आपको लिखना चाहिए ए डी एक्स बराबर वी डी वी, ऐसे लिखते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, यहाँ x1 से x2 लिखते हैं और यहाँ v1 से v2 लिखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आगे सॉल्व करके आपको जो भी चीज निकालना होती है वो निकाल के मतलब त्वरण से आप वेग पर वापस जा सकते हो। आपको पता है वेग जो है x का फलन बनेगा। अच्छा, समाकलन इंटीग्रेशन कैसे करें? बेसिक इंटीग्रेशन ही हमें यूज करना है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n या इंटीग्रेशन t की पावर n dt, ये करना है ना, 0 t1 से t2 के बीच निश्चित समाकलन है। अब t की पावर n का इंटीग्रेशन सबको आता होगा, n+1 और नीचे n+1 का भाग है और ब्रैकेट लगा लेना है और यहाँ लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट रखना है। फिर हर जगह आपको t2 रखना है, फंक्शन में ft2 रखना है, फिर माइनस लगा के ft1 रखना है और इसको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से बड़ा आसानी समझ में आ गया होगा। t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n+1 अपन n+1। अगर केवल इंटीग्रेशन dt लिखा है तो इंटीग्रेशन dt का मतलब यहाँ t की पावर 0 लिखा है क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है, वास्तव 1 मतलब t1 और ये हो जाएगा t। ओके, ध्यान रखना, तो इंटीग्रेशन dt t होता है। अगर हमें t dt लिखा है तो हम इसको लिखेंगे t की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ओके, तो ये हो जाएगा t²/2। इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं क्वेश्चन। अब मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं यहाँ और आपको बताना है कि यदि त्वरण a बराबर 2t-1 है तब t बराबर 4 सेकंड में, t बराबर 0 से 4 सेकंड में वेग तथा विस्थापन का मान होगा। ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल आपको अभी सॉल्व करना है। यदि त्वरण का समीकरण a बराबर 2t-1 तब t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड में वेग तथा विस्थापन का मान होगा। ओके, यह पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट कर लें, तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ गई। तो आपने देखा आज केवल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल चीजें हमने पढ़ी हैं 1D की। क्वेश्चन था कि त्वरण का समीकरण a बराबर 2t-1 है तब t बराबर 4 सेकंड पर वेग तथा t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड में विस्थापन ज्ञात। ओके, यही था ना। वेग समीकरण बनाने के लिए v इक्वल्स टू a dt का। ओके, a को ऐसा लिख सकते हैं कि हम 2 ऐसे लिख दें t-1 dt। अब देखिए इसका समाकलन ही मेन मेथड, 2 बाहर निकालोगे, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2। ठीक है, 2 बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 और 1 जो 1 है उसका इंटीग्रेशन होगा t। तो यहाँ हम वेग निकाल रहे थे, तो वेग बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करना मैंने डिवाइड कर दिया था, तो ये हो जाएगा t²-2t। ये हो गया आपका क्या, वेग समीकरण। अब इसमें आप t बराबर क्या रखेंगे, 4 सेकंड रखेंगे, तो वेग हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 × 4 मतलब 16 - 8, तो बिल्कुल सही है, 2 को 8 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग आ गया। और हम विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन समीकरण बनाने के लिए x बराबर इंटीग्रेशन v dt करें। ओके, v मतलब है t² -2t dt, तो x बराबर आ जाएगा t³/3 -2t²/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। अब आप इसमें t बराबर 0 रखेंगे,
तो t बराबर 0 रखने से प्रारंभिक स्थिति मिलेगी आपको। t बराबर 0 रखेंगे तो प्रारंभिक स्थिति x1 0 मिली। फिर t बराबर 4 से रखेंगे तो आपको अंतिम स्थिति मिलेगी। तो t बराबर 4 रखते हैं x2 निकालने के लिए, तो 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 16 64 बाई 3 माइनस 16 नहीं होगा ना, 64 माइनस 16 इंटू 3 बाई 3 तो 48 हो गया ये तो 48। 48 64 में 48 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 16/3 मीटर। क्या ये आपका आंसर मैच हो रहा था? विस्थापन क्या मैच हो रहा है आप लोगों का? आपने कैसे निकाला था विस्थापन? विस्थापन निकालने के लिए पहले विस्थापन समीकरण बनाना पड़ेगा। विस्थापन समीकरण में प्रारंभिक स्थिति निकालना पड़ती है, फिर आपको अंतिम स्थिति निकालना पड़ती है। मतलब अंतिम में स्थिति जो है, इसकी अंतिम स्थिति कितनी है, 16/3। तो विस्थापन जो होगा, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होता है x2 माइनस x1, तो आंसर होगा 16/3 मीटर। क्योंकि प्रारंभिक स्थिति तो 0 पर है। 48 48 और ये 16 16/3। ठीक है, अब क्लियर है सभी को? ओके, अब मैं कुछ और हिंट दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जब आपको समीकरण दिए जाए, विस्थापन समीकरण दिया और कहे कि प्रारंभिक वेग बताओ, तब आप क्या करना, विस्थापन का डिफरेंशिएशन कर देना जिससे वेग आ जाएगा, और उस वेग के समीकरण में आप t बराबर 0 रखना, क्योंकि t बराबर 0 सेकंड मतलब स्टार्टिंग का समय माना जाता है, और t बराबर 0 सेकंड लिखकर आप जो भी सॉल्व करने पर v की वैल्यू आए वही प्रारंभिक वेग u कहलाता है। तो विस्थापन समीकरण से प्रारंभिक वेग निकालना आपको आ गया। फिर अगर ऐसा कहे कि कार इस समीकरण से चल रही है, वस्तु इस समीकरण से गति कर रहा है और इसका अंतिम वेग बताओ, अंतिम वेग बताओ, तो ध्यान रखना कार अगर चल रही है तो अंत में वो जाके रुकेगी, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0। तो वह समय बताओ जब ये कार रुक जाती है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको समझना है कि कार चल रही है और अंत में जाके रुकेगी, अंत में जाके रुकेगी मतलब उसका अंतिम वेग 0। तो आपको क्या करना है, वेग का समीकरण निकाल के उसको 0 के बराबर रखना है। जब आप वेग के समीकरण को 0 के बराबर रखोगे तो उसको सॉल्व करके आप t निकाल सकते हो। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि कार कितने समय में रुकेगी। अब कितनी दूरी चल के रुकेगी तो आपने समय तो निकाल ही लिया है कि भाई इतने समय में रुकेगी, पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। फिर विस्थापन समीकरण में वापस जाना और उसमें वो समय रख देना, t बराबर 0 भी रखना और जो समय जब वस्तु रुकती है वो मिले वो भी रखना, और दोनों का जो गैप होगा x2 माइनस x1 वो वस्तु का विस्थापन होगा। ये टिप भी क्लियर हो गई होगी आपको। फिर इसके बाद एक और टिप है कि यदि वस्तु सपोज त्वरण से चल रही है और कहे कि वह समय बताओ या वह वेग बताओ जब त्वरण 0, मतलब त्वरण परिवर्ती है और तुमको वेग बताना है जब त्वरण 0, तो आप त्वरण का जो समीकरण है उसको a बराबर 0 रखें। a बराबर 0 रख के आप t की वैल्यू निकालें, या एक काम करें, ऐसा भी पूछते हैं कि त्वरण समीकरण दिया है तो वह त्वरण तब ज्ञात करो जब वेग 0 हो, तो पहले तो त्वरण से वेग निकालो इंटीग्रेशन से। तो त्वरण समीकरण से वेग समीकरण निकाल के उस वेग को 0 करके t निकाल दो और t को वापस a के समीकरण में रख देना, जिससे आपको उस समय का त्वरण मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में लैंग्वेज रहती है और आपको उनको सॉल्व करना पड़ता है। बाकी आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये सारे जो फंडे फॉर्मूले मैंने बताए हैं ये सब आपको वहां अच्छे से लगेंगे। ओके, तो अगली क्लास में हम गति के समीकरण पर जाएंगे। b बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a है, और nवें सेकंड में चली गई दूरी u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये 4 जो समीकरण होते हैं इन पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे हम। गुरुत्व के अधीन ऊपर नीचे गतियों के सारे टाइप्स बताऊंगा मैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डील करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ।